हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब लोग जानते हो मैं सीए फाउंडेशन का रिवीजन के लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, राइट। और अभी तक हमने एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस, राइट, ये सारे के सारे हमने रिवीजन अपलोड किए हैं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक आप लोग देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमको तीन वर्ड यहाँ पे समझना है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, राइट। तो फ्रेंड्स बहुत अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, राइट, ये हमारे अकाउंट्स के फंडामेंटल्स है, ठीक है। कन्वेंशंस ये भी हमारे अकाउंट्स के फंडामेंटल्स है। हाँ, फंडामेंटल्स यानी ये फॉलो करके अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कंसेप्ट और कन्वेंशन दोनों ही अकाउंट्स के फंडामेंटल्स है, दोनों ही अकाउंट के प्रिंसिपल्स है। लेकिन कंसेप्ट वो फंडामेंटल्स है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी पूरी दुनिया में सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के टाइम पर। और कन्वेंशन वो है कि जो कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है। मतलब हो सकता है कि कोई कन्वेंशन हम लोग इंडिया में फॉलो कर रहे हैं लेकिन दूसरे कंट्री में ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है, राइट। तो सिंपल सा डिफरेंस है, कंसेप्ट पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। कन्वेंशन डिफरेंट हो सकते हैं, एक कंट्री में हो सकते हैं, दूसरे कंट्री में डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। अब प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स? तो ये कंसेप्ट और कन्वेंशन को मिलाकर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बन जाते हैं, राइट। तो हम कंसेप्ट और कन्वेंशन दोनों को प्रिंसिपल बोल सकते हैं। हम लोग टोटल 12 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। अब जब मैं प्रिंसिपल बोलूंगा तो आप समझना मैं कंसेप्ट एंड कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये एक एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके अगर मैं अकाउंटिंग करता हूं तो मेरी अकाउंटिंग गलत नहीं हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारा पहला प्रिंसिपल देख रहे हैं एंटिटी कंसेप्ट, राइट। अब ये एंटिटी कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहा जाता है। ये कंसेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, राइट, दोनों अलग अलग पर्सन है। हाँ, अगर कंपनी की बात करेंगे तो शेयर होल्डर और कंपनी डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म की बात करो तो पार्टनर और उसका फर्म दोनों डिफरेंट एंटिटी है, राइट। अब इसका मतलब क्या? तो सिंपल समझना फ्रेंड्स कि दोनों सेपरेट एंटिटी होने की वजह से ओनर के ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और बिजनेस के ट्रांजैक्शन ओनर के पर्सनल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बोलने का मतलब बहुत सिंपल है फ्रेंड्स कि जो ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस है, जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है, वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के कैश में से पे कर देता है, राइट। इन दैट केस उसको हम ड्रॉइंग मान लेंगे, उसको हम लोग बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे, उसको ड्रॉइंग मान लेंगे। बहुत बार ऐसे भी होता है कि ओनर अपनी पर्सनल इनकम बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेता है, बिजनेस के कैश में डाल देता है, राइट। तो इसको हम बिजनेस की इनकम नहीं मान सकते, ये उसकी पर्सनल इनकम है, लेकिन कैश तो आया, इसको हम एडिशनल कैपिटल मान लेंगे, राइट। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको दोनों के ट्रांजैक्शन अलग अलग रखना है। उसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, अगर हम पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, राइट, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट करेक्ट पता नहीं चलेगा, बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड है और पर्सनल ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड है, राइट। दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट बोलता है कि दोनों को अलग अलग एंटिटी मानो, ओनर को और बिजनेस को, और दोनों के ट्रांजैक्शन को अपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करो, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था।
सेकेंड प्रिंसिपल है फ्रेंड्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, राइट। अब बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हम लोग अकाउंट्स के अंदर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जब मैं ट्रांजैक्शन बोलूं आप समझना, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी, राइट। वही ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको मनी से मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन को या जिसको भी मनी से मेजर नहीं कर सकते उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ह्यूमन बीइंग है फ्रेंड्स। मैं मानता हूं कि बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट ह्यूमन बीइंग होता है ना। पर हम लोग उसको मनी से मेजर नहीं कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई उसको हम अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती है ना, एम्प्लॉइज हार्ड वर्किंग है, एम्प्लॉइज ऑनेस्ट है, एम्प्लॉइज लॉयल है। अब ऑनेस्टी, लॉयल्टी देखा जाए ये सारे एथिक्स, ये सारे के सारे एसेट्स है, पर इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इसको मनी से मेजर नहीं किया जा सकता, राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑनेस्टी 10 लाख रुपए की है, इंटीग्रिटी 5 लाख की है ना। यू कैन नॉट से दैट, राइट। एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये सारे एथिक्स, सारे क्वालिटीज को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, राइट। अब ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल ये बोलता है फ्रेंड्स कि जो बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है। हमको पता नहीं है बिजनेस की लाइफ कितनी है, राइट। अब अगर आप समझो फ्रेंड्स, हम बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट तभी फाइंड कर पाते हैं जब हमारा बिजनेस फ्यूचर में वाइंड अप होता है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से और 50 इयर्स के बाद अगर मैं 1 करोड़ में अगर वो बिजनेस को सेल कर देता हूं, वाइंड अप कर देता हूं 1 करोड़ में, तो 1 लाख से स्टार्ट किया था, 1 करोड़ में सेल कर दिया, मतलब 99 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। लेकिन ये मैंने प्रॉफिट फाइंड आउट कब किया फ्रेंड? 50 इयर्स के बाद। 99 लाख हमारा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सा समझना, हम बिजनेस के एंड होने तक वेट नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, राइट। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स कि जो बिजनेस की लाइफ है, राइट, उसको आप इक्वल पीरियड्स में डिवाइड कर दो। और वो पीरियड 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है, राइट। और आफ्टर एंड ऑफ एवरी पीरियड, जो भी आपने पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है, राइट, जनरली हम लोग 1 ईयर पीरियड लेते हैं और एट द एंड ऑफ द 1 ईयर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, राइट। तो मैं 1 ईयर लेके आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप समझना फ्रेंड, ये कंसेप्ट ये नहीं बोलता है कि आपको एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अकाउंटिंग करना है। वो बोलता है एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड अकाउंटिंग करना है। और पीरियड कोई भी ड्यूरेशन का हो सकता है, राइट। तो समझना ना, अगर हम एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड अकाउंटिंग करेंगे तो हमको हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलेगा, राइट। हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, लॉस में जा रहा है, कहीं फ्रॉड हो रहा है, कुछ एरर हो रहा है, ये हमको पता चलेगा, राइट। और हम हमारे बिजनेस का कंपैरिजन भी कर पाएंगे, हमारे परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर पाएंगे प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के साथ, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स है हमको एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड अकाउंटिंग करने के। तो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट, राइट। अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स? ये कंसेप्ट बोलता है कि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट नहीं, राइट। यानी हमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस, पेमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड? तो पेमेंट का मतलब होता है पैसा देना और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मेरे पास पेमेंट वाली अमाउंट है, अगर हमारे पास पेमेंट वाली अमाउंट है, इसको हम एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दूं और प्रीपेड लेस कर दूं, अगर आप आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर दो, तो ये बन जाएगा एक्सपेंसेस,
राइट। और एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट साइड में फ्रेंड्स हम लोग इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो से फॉर एग्जांपल क्या मेरे पास रिसिप्ट है, मेरे पास रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड कर देंगे, जो इनकम आने वाली है, आना बाकी है वो ऐड कर देंगे। और अगर कोई एडवांस इनकम मिली है तो वो माइनस कर देंगे, राइट। तो हमको मिल जाएगा इनकम, ठीक है। और ये इन एक्सपेंसेस हमको डेबिट करना है और इनकम क्रेडिट करना है। सिंपल सा एक्रूअल कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखना, मैचिंग कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, राइट। अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो रेवेन्यू बताते हैं, सेल्स हो गया या कोई इनकम बताते हैं, राइट। तो वो रेवेन्यू या इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, राइट। यानी इनकम्स को मैच करना है एक्सपेंसेस के साथ। तो इनकम को एक्सपेंसेस के साथ मैच कैसे करेंगे फ्रेंड, तो सिंपल है, जो हमने क्रेडिट साइड में इनकम बताई है उसको अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो मुझे डेबिट करना है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू इनकम को कमाने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर नहीं हुआ है या एक्सपेंसेस इनकर हुआ है पर वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए नहीं हुआ तो मैं डेबिट नहीं कर सकता, राइट। मतलब मुझे रेवेन्यू को मैच करना है एक्सपेंसेस के साथ और वही एक्सपेंसेस हम डेबिट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इसको आप ऐसा भी देख सकते हो कि जो एक्सपेंसेस मैंने डेबिट किया है वो एक्सपेंसेस से जो इनकम हुई वो इनकम हम क्रेडिट करेंगे। मतलब आप एक्सपेंसेस को इनकम के साथ मैच करो, इनकम क्रेडिट कर लो, या पहले इनकम दिखा रहे हो तो वो इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुआ वो हम डेबिट कर सकते हैं, राइट। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। पहला एग्जांपल देखना, राइट। यहां पे क्रेडिट साइड में हमने 1000 यूनिट का सेल्स बताया है, तो डेबिट साइड में हमने 1000 यूनिट की कॉस्ट बताई है, राइट। तो हमने 1000 यूनिट परचेज किया, आप डेबिट कर सकते हो, राइट। वो 1000 यूनिट को पैकिंग किया होगा वो भी डेबिट कर सकते हैं। 1000 यूनिट का एडवर्टाइजमेंट किया होगा उसको भी डेबिट कर सकते हैं, राइट। तो वो 1000 यूनिट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है आप उसको डेबिट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, अब इसमें देखना फ्रेंड्स, एक कस्टमर ने हमको एडवांस कैश किया, राइट। उसको हमको 100 यूनिट्स बनाकर देना है नेक्स्ट ईयर, यानी अभी हमने करंट ईयर में प्रोडक्शन करना भी नहीं है, प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर होगा, डिलीवरी भी हम लोग नेक्स्ट ईयर देंगे, राइट। लेकिन हमको पैसा एडवांस में मिल गया, तो आप सोचो वो जो एडवांस में पैसा मिला क्या मैं उसको सेल्स मान सकता हूं क्या? नहीं मान सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रेडिट साइड में वो सेल्स मान भी लिया, दिखा भी दिया, तो डेबिट साइड में कोई मैचिंग एक्सपेंसेस तो हुआ ही नहीं है। जब डेबिट साइड में वो 100 यूनिट का एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं है तो क्रेडिट साइड में इनकम आएगी ही नहीं, राइट। तो अगर एक्सपेंसेस है तो मैचिंग इनकम आएगी, या इनकम पहले दिखाई है तो मैचिंग एक्सपेंसेस आ सकता। तो यहाँ पे तो कोई एक्सपेंसेस इनकर हुआ ही नहीं, तो उससे रिलेटेड इनकम भी हम क्रेडिट नहीं कर सकते, राइट। तो फिर वो रिसिप्ट कहाँ जाएगा? वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, वो हमारी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी साइड जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जब हम कस्टमर को वो प्रोडक्शन करके डिलीवरी देंगे 100 यूनिट का, तब हम लाइबिलिटी साइड से उसको निकालकर ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देंगे, तब हमारा वो सेल बन जाएगा, राइट। तीसरा एग्जाम्पल देखना फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल देखना, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 100 यूनिट का, राइट, और हमने परचेज किया 900 यूनिट का। मतलब डेबिट साइड में जो मैंने कॉस्ट बताया है वो 1000 यूनिट का बताया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में भी 1000 यूनिट का इंफॉर्मेशन आना चाहिए, राइट। तो अगर मैंने 800 यूनिट का सेल कर दिया, डेबिट साइड देखो 1000 यूनिट है, अगर मैंने 800 यूनिट का सेल कर दिया है तो मुझे 200 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। 1000 यूनिट शुड बी मैच विथ 1000 यूनिट,
1000 यूनिट का कॉस्ट डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड भी 1000 यूनिट की इंफॉर्मेशन आनी ही चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना फ्रेंड्स, ये मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करने के लिए करते हैं, राइट। ये मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करने के लिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताओगे ना तो आपका मैच नहीं होगा। डेबिट साइड का 1000 यूनिट और क्रेडिट साइड में सिर्फ 800 यूनिट रहेंगे, मैच नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट था। अब मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर लेते हो ना तो मैचिंग कंसेप्ट ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है, राइट। तो चल नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 6, राइट। अब ये एक अजम्पशन है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल है और ये हमारा एक अजम्पशन है। ये प्रिंसिपल, ये अजम्पशन क्या बोलता है कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमको ये मान के अकाउंटिंग करना है कि हमारा बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलने वाला है, राइट, मतलब अनलिमिटेड पीरियड तक चलने वाला है। ठीक है, अब ये मानकर अकाउंटिंग नहीं कर सकते कि मेरा बिजनेस वाइंड अप होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है। कोई भी दुनिया में इंसान जब बिजनेस चलाता है तो वो ये मान के ही बिजनेस चलाता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, राइट। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो ये मान के करो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, राइट। अब ये कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना, अकाउंट में कैसे अप्लाई करना, तो सिंपल है फ्रेंड। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि आप जो फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हो ना उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बोलता है कि जो एसेट्स हम लोग खरीदते हैं ना वो यूज करने के लिए खरीदते हैं, सेल करने के लिए नहीं, राइट। तो क्योंकि मैं एसेट यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो मेरे लिए आज क्या वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कितने में परचेस किया था वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिक्स एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा, राइट। हाँ, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, राइट, अब लिक्विडेट होने वाली है इसका मतलब गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इन दैट केस वो सारे एसेट्स को करंट मार्केट वैल्यू पे दिखाओ, चलेगा, ठीक है। लेकिन जो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं उनको गोइंग कंसर्न के हिसाब से सारे फिक्स एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कंसेप्ट था गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है फ्रेंड्स कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट इज वेरी सिमिलर टू गोइंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी बोलता है कि फिक्स एसेट को आप ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाओ, राइट। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्या बोलता है। कंसेप्ट नंबर 7, कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि हमारे जो फिक्स एसेट है उसकी 4 वैल्यू हो सकती है, किसी भी फिक्स एसेट की 4 वैल्यू हो सकती है। कौन सी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जिस प्राइस पे हमने वो एसेट को एक्वायर किया था, परचेज किया था। सेकंड, करंट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब अगर मैं वो एसेट को, हमारी ओल्ड एसेट को आज मैं सेल कर दूं तो कितने में बिकेगा, मेरा ओल्ड एसेट आज कितने में सेल होगा। करंट मार्केट वैल्यू, यानी हमारे पास जो एसेट है अगर सिमिलर एसेट आज हम नया खरीदते हैं तो कितने में मिलेगा, सिमिलर एसेट आज नया परचेज किया तो कितने में मिलेगा, राइट। ये करंट मार्केट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू, फोर्थ वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है फ्रेंड, तो जो हमारे एसेट की रिमेनिंग लाइफ है वो रिमेनिंग लाइफ में वो हमारे एसेट से जो हमको बेनिफिट मिलेगा, राइट, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू, राइट। मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास एक प्लांट है, प्लांट की रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स है, राइट। तो वो 5 इयर्स में हमको जो वो प्लांट से बेनिफिट होगा, फायदा होगा, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, वो तो फ्यूचर वैल्यू है, उसको हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और वो एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा 5 इयर्स का वो हमारे प्लांट का प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, राइट। तो ये 4 वैल्यू हो सकती है किसी भी एसेट की। ये कंसेप्ट बोलता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है ये ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब सिंपल है फ्रेंड्स कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कभी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की कल जो थी आज वही रहने वाली है।
10 साल बाद भी वही रहने वाली है, ओरिजिनल कॉस्ट चेंज नहीं होती है। लेकिन जो बाकी 3 वैल्यूज है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये बाकी की तीनों वैल्यू एवरी नाउ एंड देन चेंज होती है, एवरी टाइम ये चेंज होते रहती है। तो अगर हम अकाउंट्स में ऐसी वैल्यू बताएंगे जो हर महीने हर दिन चेंज हो रही है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आपके अकाउंट्स का, राइट। तो कंपैरेबिलिटी के लिए, ऑब्जेक्टिविटी के लिए ये जरूरी है कि हम हमारे फिक्स एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएं, राइट। अच्छा, आगे देखना फ्रेंड्स। दूसरा, अब अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं ना, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स है ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाने के। पहला ड्रॉबैक क्या है देखना फ्रेंड्स, हमारा जो बैलेंस शीट है ना, वो ट्रू पिक्चर नहीं डिपिक्ट करेगा, ट्रू पिक्चर नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में 10 साल 20 साल पहले जो हमने एसेट खरीदा था, वही ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग आज दिखा रहे हैं, जबकि आज उसकी जो वैल्यू है वो नहीं दिखा रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा, मान लो फ्रेंड्स के 2 कंपनी हैं, एक कंपनी ने प्लांट खरीदा था आज से 5 साल पहले, दूसरे कंपनी ने प्लांट खरीदा था आज से 10 साल पहले। दोनों ने सेम प्लांट खरीदा, सेम टाइप का, सेम कंपनी का, लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदा, राइट। दोनों का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ने अलग अलग वैल्यू पे परचेस किया होगा। हालांकि प्लांट सेम है, सेम कंपनी का, सेम कैपेसिटी का है, पर दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदा, तो अलग अलग अमाउंट पे खरीदा होगा, है ना। दैट्स व्हाई दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं अगर हम कॉस्ट पे दिखाएंगे तो, राइट। थर्ड, ये कंसेप्ट वैसे केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता जहां पे कॉस्ट फाइंड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि आप उसको आपके कॉस्ट पे दिखाओ, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जांपल है फ्रेंड्स, कि मान लो कि हमारा गुडविल है, हमने हमारा गुडविल डेवलप किया है, राइट, लेकिन वो गुडविल हमने कहीं से परचेज नहीं किया। अब परचेज नहीं किया तो उसकी कॉस्ट हमारे पास नहीं है ना। एंड दैट्स व्हाई हम हमारे गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते। बैलेंस शीट में हम कौन सा गुडविल दिखाते हैं फ्रेंड्स, जो हम कहीं से एक्वायर करते हैं, राइट। खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, रीजन बीइंग उसकी कॉस्ट हमारे पास नहीं, ठीक है। कहीं से गिफ्ट मिला, कोई एसेट कहीं से गिफ्ट मिला, उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? उसकी कॉस्ट नहीं है हमारे पास, हमने तो कुछ पेमेंट किया नहीं है, हमको तो फ्री में आया, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है कॉस्ट कंसेप्ट का। नंबर 8 कंसेप्ट या प्रिंसिपल, नंबर 8 कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, राइट। इसको प्रूडेंस भी कहा जाता है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स, कि कोई भी कंपनी या एंटरप्राइज में एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना। मान लो उनको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, बैड डेट्स होने वाला है, उसका प्रोविजन आप रिकॉर्ड कर लो, आज रिकॉर्ड कर लो। होने वाला है फ्यूचर में, पर आज आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। फ्यूचर में आपको रिपेयर्स करवाना है, आज आप उसको रिकॉर्ड कर लो, उसका प्रोविजन आज क्रिएट करके रखो। गारंटी वारंटी आपको फ्यूचर में देनी है, वो लॉस आपका फ्यूचर में होने वाला है, आज उसको रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम्स को हमको आज रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, एक्सपेंसेस, उसका आप आज प्रोविजन कर लो, राइट, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम्स को आप इग्नोर करो, आज रिकॉर्ड नहीं करना। अब इसका रीजन क्या है तो समझना फ्रेंड्स, अगर मैं फ्यूचर इनकम आज रिकॉर्ड कर लेता हूं, मतलब जो इनकम मुझे अगले साल होने वाली है, अगर मैं आज उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो आज मैं उस पर टैक्स भरूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा। और मान लो कि अगर वो इनकम नेक्स्ट ईयर नहीं होती है तो, राइट, तो इनकम नहीं हुई, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, जो इनकम नहीं हुई उस पर टैक्स भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, राइट। लेकिन एक्सपेंसेस लॉसेस वाले केस में ये दिक्कत नहीं आती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपने फ्यूचर का एक्सपेंसेस लॉसेस इस साल रिकॉर्ड कर लिया, और वो एक्सपेंसेस या लॉस फ्यूचर में हुआ ही नहीं, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर लिया करंट ईयर में, अगले साल वो बैड डेट्स हुआ ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा लॉस नहीं हुआ, खुशी की बात है
है ना। मान लो बैड डेब्ट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैड डेब्ट को हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, उसका प्रोविजन पहले ही कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नंबर 8 था, कंसेप्ट नंबर 8 कंजर्वेटिज्म, और एक नाम है उसका प्रूडेंस, राइट। नेक्स्ट 9 नंबर का हमारा कंसेप्ट है फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स? ये कंसेप्ट बोलता है कि हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं अकाउंट्स करने के लिए, राइट, जैसे कि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। कंस्ट्रक्शन वाले केस में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, राइट। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी हम जो फॉलो कर रहे हैं एट प्रेजेंट, हमको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ईयर आफ्टर ईयर। जैसे मान लो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूं, राइट, तो मुझे यही मेथड ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना है, चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करोगे तो कंपैरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के अकाउंट को करंट ईयर के अकाउंट से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, राइट। दैट्स वाई ये जरूरी है कि हम हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी को ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो से कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वही मेथड आप फॉलो करो ईयर आफ्टर ईयर, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी कभी चेंज नहीं कर सकते? नहीं, हम हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, राइट। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको ये बोलता है कि आप आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, राइट, लेकिन आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, राइट। कब चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगर हम ये 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो हम हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, राइट। कौन सा फ्रेंड्स? अगर लॉ रिक्वायर्ड है, अगर लॉ बोल रहा है कि आप जो पॉलिसी अभी फॉलो कर रहे हो वो बराबर नहीं है, ये वाली पॉलिसी फॉलो करो, लॉ रेकमेंड कर रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेकमेंड कर रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये बोलता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन या तो फीफो से होना चाहिए या वेटेड एवरेज मेथड से होना चाहिए। मान लो आप अभी लीफो फॉलो कर रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, तो आप चेंज करना चाहो तो फीफो या वेटेड एवरेज पे चेंज कर सकते हो, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेकमेंड करता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है फ्रेंड्स कि अगर हमको लगता है कि पॉलिसी चेंज करने से हमारा अकाउंट्स और बेटर प्रेजेंट होगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर डिपिक्ट करेगा, राइट, तब भी हम चेंज कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर हम हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है नंबर 10 मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, यहां पे मटेरियल का मीनिंग है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि जो अकाउंट्स के अंदर इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स या लायबिलिटीज जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको आप सेपरेट डिस्क्लोज करो, उसका डिस्क्लोजर सेपरेटली होना चाहिए, राइट। और जो इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लायबिलिटी मटेरियल नहीं है उसको आप मर्ज कर दो, क्लब कर दो और क्लब करके दिखाओ, मर्ज करके दिखाओ, कंसोलिडेट करके दिखाओ, राइट। अब ये समझो फ्रेंड्स कि मटेरियलिटी का मतलब क्या, किसको हम मटेरियल बोलेंगे, राइट। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मटेरियल कहा जा सकता है जो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करने पर हमारे अकाउंट्स के यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, राइट। यानी हमारे अकाउंट्स के जो यूजर्स है, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, उनका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा अगर मैंने वो मटेरियल आइटम डिस्क्लोज नहीं किया, राइट। ऐसी कोई आइटम जिसको नहीं डिस्क्लोज करने से या सेपरेट डिस्क्लोज नहीं करने से हमारे यूजर का डिसीजन अफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इममटेरियल है। अगर हमारे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो रहा है तो वो मटेरियल है, राइट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड, जो आइटम मटेरियल है उसको आप सेपरेट डिस्क्लोज करो
और जो इमटेरियल है उसको आप मर्ज करके दिखाओ। इमटेरियल का एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इमटेरियल है, ठीक है, इससे हमारे यूजर का डिसीजन अफेक्ट नहीं होने वाला है, तो हम सेपरेट नहीं दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पेंसिल, रबर, स्टेशनरी, बुक्स सेपरेट नहीं दिखाते, हम लोग मर्ज करके दिखाते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, राइट। असेट साइड में हम लोग सन्ड्री डेब्टर्स बताते हैं, राइट। तो हम लोग सन्ड्री डेब्टर सारे मर्ज करके दिखाते हैं, इंडिविजुअल डेब्टर का इंफॉर्मेशन नहीं बताते। आप इमेजिन करो अगर इंडिविजुअल डेब्टर का रिसीवेबल अगर बताया एसेट साइड में, तो आपकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी हो जाएगी और आपकी बैलेंस शीट कोई पढ़ेगा भी नहीं, राइट। तो हम सन्ड्री डेब्टर्स बताते हैं मर्ज करके, सन्ड्री क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अमाउंट्स नहीं है, इमटेरियल है। इंपॉर्टेंट से मतलब इमटेरियल है, ये हमारे यूजर के डिसीजन को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसके लिए इसको हम मर्ज करके दिखाते हैं, राइट। दूसरी चीज, कोई भी अमाउंट मटेरियल है कि इमटेरियल है, वो साइज पर से डिसाइड नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अमाउंट छोटा है मतलब इमटेरियल, बड़ा है मटेरियल। ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट छोटा है लेकिन मटेरियल है, बड़ा है लेकिन इमटेरियल है, हो सकता है। प्लांट एंड मशीनरी बड़ा अमाउंट है, इमटेरियल है, हम मर्ज करके दिखाते हैं, राइट। डायरेक्टर को लोन दिया, छोटा सा लोन दिया, पर ये मटेरियल आइटम है, ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 11, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड। ये कंसेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, राइट। तो हम जब भी एंट्री पास करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमको दोनों इफेक्ट्स लेने हैं। अगर आपने दोनों इफेक्ट नहीं लिए तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, फाइनल अकाउंट आपका बन नहीं पाएगा, राइट। तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट लेने हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड, देखो ट्रांजैक्शन कैसा हो सकता है कि एक असेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा असेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल नंबर 1 बता रहा हूं आपको कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे एक असेट बढ़ रहा है, एक असेट कम हो रहा है। सिंपल एग्जाम्पल, हमने प्लांट परचेज किया, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है, टू कैश और बैंक अकाउंट, एक असेट कम हो रहा है। दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए, प्लांट डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखना फ्रेंड्स, इट इंक्रीजेस वन असेट एंड इंक्रीजेस अदर लायबिलिटी। एक असेट इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, असेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, राइट। सिंपल एग्जांपल इसका लेते हैं, हमने एसेट परचेज किया ऑन क्रेडिट, राइट। तो एंट्री बनती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर प्लांट, ठीक है। मतलब प्लांट बढ़ रहा है, एक असेट बढ़ रहा है, और क्रेडिटर फॉर प्लांट लायबिलिटी है, ये भी बढ़ रही है। बैंक से लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक बढ़ रहा है, एक असेट बढ़ रहा है, टू बैंक लोन लायबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। थर्ड फ्रेंड, इट डिक्रीजेस वन असेट एंड इंक्रीजेस अनदर असेट, ठीक है। एक असेट डिक्रीज हो रहा है, एक असेट इंक्रीज हो रहा है, ये वन के जैसा ही है फ्रेंड, सिमिलर टू वन, ठीक है। फोर्थ, इट डिक्रीजेस वन असेट एंड डिक्रीजेस वन लायबिलिटी। एक असेट डिक्रीज हो रहा है, एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सिंपल है, आपने जो लोन लिया था ना, लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो एंट्री बनती है लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो लोन लायबिलिटी है, डेबिट से कम हो गया, बैंक असेट है, क्रेडिट से कम हो गया, तो एक लायबिलिटी कम हुई, एक असेट कम हुआ, राइट। लास्ट, इट इंक्रीजेस वन लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस अदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, और दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सिंपल है, हमने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, राइट। अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया है फ्रेंड्स, तो हमारी एंट्री कैसे बनती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, डेबिट से कम हो गया, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है और क्रेडिट से इंक्रीज हुआ, तो एक लायबिलिटी कम हुई, एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई, राइट।
तो ये हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है फ्रेंड्स? ये कंसेप्ट बोलता है कि हम जो भी रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, वो तभी रिकॉर्ड किया जाए जब वो रियलाइज हो जाए। यानी अगर मेरे पास कोई प्लांट है, मैं प्लांट को अगर सेल कर दूं, सेल करके कैश अगर मुझे आ रहा है, तभी मैंने उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना, वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, राइट? जब तक आप सेल नहीं करते हो, अनरियलाइज प्रॉफिट माना जाएगा और उसको आप रिकॉर्ड मत करना। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, लैंड की कॉस्ट 10 लाख है, लैंड की कॉस्ट है फ्रेंड्स 10 लाख, उसकी आज की मार्केट वैल्यू है 30 लाख, राइट? अगर मैं लैंड को सेल नहीं कर रहा हूं, नॉट सोल्ड, तब भी मेरा प्रॉफिट तो हुआ 20 लाख का, पर वो रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, राइट? क्यों अनरियलाइज्ड है? सेल नहीं किया है मैंने अभी तक, इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर मैं वो लैंड को सेल कर दूं, कैश आ गया, तो जो 20 लाख का प्रॉफिट हुआ इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है। ठीक है, अब आगे समझना फ्रेंड्स। इसका दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि कुछ कंपनीज ये करती है कि वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करती है। यहां पे कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। कैसे? अगर एसेट बेचकर प्रॉफिट हो रहा है, एसेट से प्रॉफिट हो रहा है, सेल नहीं किया, सेल नहीं किया, सेल किया तो रियलाइज्ड हो गया, वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड, राइट? लेकिन एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इग्नोर। लेकिन अनरियलाइज्ड लॉस हो रहा है तो रिकॉर्ड करो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो रहा है, इग्नोर, अनरियलाइज्ड लॉस हो रहा है तो आप रिकॉर्ड कर लो। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है जो कुछ कंपनीज फॉलो करती है, राइट? इसका और एक अप्रोच है फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है, राइट? AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये AS 10 बोलता है कि अगर कोई फिक्स एसेट की वैल्यू परमानेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, परमानेंटली, तो रिकॉर्ड कर लो, अनरियलाइज है तो भी रिकॉर्ड कर लो, राइट? लेकिन अगर टेम्पररी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो आप रिकॉर्ड मत करो, राइट? तो आपको पता होगा रिवैल्यूएशन कहा जाता है इसको, हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन कब करते हैं फ्रेंड्स? अगर परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे, टेम्पररी इंक्रीज डिक्रीज हुआ इग्नोर कर लेंगे, राइट? तो ये था फ्रेंड्स हमारे 12 कंसेप्ट या 12 प्रिंसिपल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ विच हमारा अकाउंटिंग पूरा डिपेंड करता है, राइट? लास्ट एक छोटा सा पार्ट है फ्रेंड्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। AS1 बोलता है कि 3 अकाउंटिंग असम्पशन ऐसे हैं जो फंडामेंटल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो 3 है, कौन से? मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है CAG, आप इसको याद रख सकते हो, CAG कैग, राइट? जैसे हम लोग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, CAG कैग, तो वैसे आप याद रखो CAG कैग। C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर एक्रूअल और G फॉर गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है। इस पर ट्रू और फॉल्स आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है, राइट? अब इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इतने फंडामेंटल है कि ये माना जाता है कि आपने फॉलो किया ही होगा, राइट? तो अगर आपने फॉलो किया है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपने फॉलो किया है, हम मान लेंगे कि आपने फॉलो किया हुआ है, राइट? लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद रीजन कि आपने क्यों फॉलो नहीं किया, ठीक है? तो आप फॉलो कर रहे हो ये 3 प्रिंसिपल, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं फॉलो कर रहे हैं, 3 में से कोई भी एक भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, राइट? जैसे मैं बोलता हूँ, आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है, आप थोड़ा सा स्लो कर लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको लग रहा है बहुत स्लो हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट कर लेना, राइट? और अगर फिर भी कंफ्यूजन है, एक बार आप वापस से देख लो फटाफट, तो आपको और अच्छे से प्रिंट क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के रिवीजन के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।